मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अब क्लास 9 का मैथ्स का हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। फोर्थ लेसन इसका स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में जो फोर्थ लेसन या फोर्थ जो चैप्टर है वो है अपने दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जैसा कि आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हो कि समीकरण क्या होता है, और हमने एक चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में 8th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। जैसे तो एक चर वाले रैखिक समीकरणों को पढ़ने के बाद अब इस साल जो हम पढ़ेंगे वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसके बाद जैसे अगर हम वापस अगली क्लासेस में पढ़ेंगे तो इसमें समीकरण युग्म के बारे में और हम पढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम दो चर वाले सिंगल रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें उनके हल याद करना, इसको हम ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे वो पढ़ेंगे। तो इसमें जो दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफिकली दर्शाना या उसको दर्शाने के लिए जो हम जो नियम या जो रूल्स यूज करेंगे वो हमने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था, थर्ड चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। जैसे हमने निर्देशांकों को ग्राफ में दर्शाया था, बिंदुओं को दर्शाते हैं, किसी भी बिंदु की स्थिति को निर्देशांक के रूप में हम लेके उसको ग्राफ में दर्शाते हैं, कार्तीय तल पर दर्शाते हैं। ऐसे ही इसमें हम क्या करेंगे कि जो रैखिक समीकरण हम देखे हो, जो उनमें चर और अचर राशि जो भी होगी उसमें हम तुलना करते हैं। तो चर राशि के अलग अलग मान इसमें हम प्रतिस्थापित करते हैं और उनसे फिर उसके निर्देशांक याद करके उनको भी हम उसको निर्देशांक के रूप में ही दर्शाएंगे। तो इसके पहले जैसे हमने लास्ट में जो पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण से पहले हम पढ़ चुके हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे मान लीजिए ये एक समीकरण है 2x + 3 = 5। तो ये एक चर की रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें एक ही चर पद है x। चर का मतलब होता है किसी भी समीकरण में जो अज्ञात राशि होती है या जो मान हमें ज्ञात करना होता है, जिसका मान हम निकालते हैं वो चर राशि कहलाती है। अब जैसे कि 2x + 3 = 5, तो इसमें x एक चर राशि है और इस x का हम मान ज्ञात करेंगे। तो इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हमने इसमें इस साल भी हमने जैसे वो शून्य ज्ञात करना, गुणनखंड की तुलना करना, उसमें भी सीखा था कि हम शून्य निकालते तो भी हम उसके बराबर 0 लिख के वो समीकरण में बदल देते हैं और फिर उसका मान ज्ञात करते हैं। तो एक चर वाली जो रैखिक समीकरण होती है उसका एक अद्वितीय हल होता है, मतलब उसका एक फिक्स मान आता है। अब जैसे कि यहाँ से हम x का मान ज्ञात करते हैं तो x का मान ज्ञात करने के लिए +3 का पहले उधर पक्षांतरण कर देंगे हम। तो 2x बराबर हो जाएगा 5 - 3 और x ज्ञात करेंगे तो ये गुणा वाली संख्या पक्षांतरण करेंगे तो ये 2, ये गुणा वाली संख्या बटा में होगी तो इसका मान आ जाएगा 1/1 का मतलब x बराबर 1 होगा। किसी भी एक चर वाली रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, ये हम याद कर चुके हैं। इसके हमने समीकरणों को बनाने वाले सवाल भी पिछले साल कर लिए हैं। तो किसी भी एक चर वाली रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। और समीकरण का मतलब ये होता है कि कोई भी समीकरण जिसके दोनों पक्ष होते हैं, जैसे ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष, LHS और RHS होते हैं इसमें। तो इसमें LHS और RHS में अगर समान संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं अथवा समान पदों से गुणा अथवा भाग करते हैं, 0 को छोड़, जब 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित पद आ जाता है। तो इससे समान पदों से जोड़ना, घटाना, गुणा करते या भाग करते तो इसके दोनों पक्ष हमेशा बराबर रहते हैं। मान लीजिए इधर हमने 5 जोड़ा तो इधर भी अगर हम 5 जोड़ेंगे तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो समीकरण के दोनों पक्षों में सेम प्रोसेस या सेम काम करते हैं, सेम क्रिया करते हैं हम, तो वो हमेशा दोनों पद बराबर बने रहते हैं। अब इसी प्रकार से हम जैसे एक चर वाली रैखिक समीकरण के बाद हम पढ़ते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होगा इसमें दो राशियां अज्ञात होगी, दो पद हमें ज्ञात करने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक राम और एक श्याम, और कंडीशन ये है कि दोनों के पास कुल मिला के जैसे कि 100 रुपए है, पर अब किसके पास कितने हैं वो हमें पता नहीं है, पर दोनों का हमें अमाउंट पता है, दोनों की टोटल राशि हमें पता है कि दोनों के पास 100 रुपए है। तो अब हम इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे तो इसकी राशि भी हमें पता नहीं है, इसकी राशि भी हमें पता नहीं है। तो दोनों अज्ञात राशि है, तो एक अज्ञात राशि को राम की हम x मान लेते हैं और श्याम की 5 मान लेंगे। अब हमें ये याद है कि दोनों के पास कुल जो धन है वो 100 रुपए के बराबर है, तो इसलिए हम इन दोनों का कुल धन x + y बराबर हो जाएगा
100 रुपये। इस प्रकार से दो चर राशि होगी, दोनों चर राशि को हमने x और y मान के एक समीकरण के रूप में बनाया इसको कि दोनों के धन का योग 100 रुपये है। अब कितनी राशि किसके पास है ये हमें पता नहीं है, वो अलग अलग कंडीशन हो सकती है इसमें। और x और y चर राशि में ज़्यादातर x और y लेते हैं दो चर में, बाकी हम इसके अलावा भी कोई से भी पद p q ले सकते हैं, या आप चाहो तो s p जो भी अपने दो चर राशि का मतलब दो अल्फाबेट कोई से भी हम मान सकते हैं, परंतु ज़्यादातर सवालों में हम x और y के रूप में ही चर राशि को व्यक्त करते हैं। तो इसलिए अब हम जैसे कि दो व्यक्ति जिनका धन कुल 100 रुपये है, x और y का योग हमें 100 रुपये दिया हुआ है, इसलिए हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं। परंतु अब जैसे कि मान लीजिए अब x के पास मान लीजिए राम के पास 30 रुपये है तो शाम के पास 70 रुपये होंगे, या इसके पास 50 रुपये है तो शाम के पास 50 रुपये होंगे, ये अलग अलग कंडीशन इसमें हो सकती है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि एक चर वाली जो रैखिक समीकरण होती है, तो एक चर वाली रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, परंतु रैखिक समीकरण अगर दो चरों में दी हुई हो तो दो चर वाली जो रैखिक समीकरण होती है उसका अद्वितीय हल नहीं होता है, ये दोनों चरों का एक युग्म के रूप में आती है। कि ऐसे मान जब लिखते हैं दोनों को दो का योग 100 रुपये हो तो ये अलग अलग कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए इसमें अगर हम युग्म की तुलना करें तो 10 और 90, 5 और 95 हो सकते हैं, या 20 और 80 हो सकते हैं, तो ये अलग अलग युग्म इसमें हम बना सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दो चर वाली जो रैखिक समीकरण होती है इसका अद्वितीय हल नहीं होता है, इसके अपरिमित हल होते हैं, या अनंत हल होते हैं, या अनेक हल होते हैं। तो किसी भी दो चर वाली रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और इसका कारण ये है कि जैसे हम एक वैल्यू x की कोई सी भी पुट करेंगे, इसमें x का कोई सा भी मान रखेंगे, मान लीजिए x का मान अगर हम 10 रखते हैं तो y का मान हमें प्राप्त होगा, x का मान हम 10 की जगह 20 रखते हैं तो y का हमें दूसरा मान प्राप्त हो जाएगा। तो एक चर राशि के अगर हम अलग अलग मान रखते हैं तो दूसरी चर राशि के भी उसी के अनुसार हमें अलग अलग मान ज्ञात होते हैं। तो ये दोनों चरों का एक युग्म होता है जिसके कारण हमें इसके x और y के इसमें विभिन्न मान प्राप्त होते हैं, अलग अलग मान में प्राप्त होते हैं। तो इसलिए एक चर वाली रैखिक समीकरण होगी तो इसके अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल होता है, और अगर दो चर वाली अगर रैखिक समीकरण है तो इसके अनंत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब जैसे कि दो चर वाली रैखिक समीकरण में एक x चर राशि होती है, एक y चर राशि होती है, तो इसका अगर हम मानक रूप लिखे, दो चर वाली रैखिक समीकरण का मानक रूप अगर हम लिखें जैसे कि तो इसका मानक रूप होता है एक x चर राशि होगी जिसका गुणांक a है, फिर by y चर राशि है उसका गुणांक b, और एक अचर पद c बराबर 0। ये है इसका बायां पक्ष जिसमें x और y दोनों चर राशि है और ये अचर पद है। अब इसमें ये है कि x का गुणांक a और y का गुणांक b, अगर दो चर वाली रैखिक समीकरण है तो इसमें x के गुणांक या y के गुणांक का मान 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए x का गुणांक a 0 है तो वो एक चर ही बचेगा इसमें, या y का गुणांक अगर b 0 है तो इसमें दूसरा x वाला चर ही बचेगा। तो इसलिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0 ये इसका एक मानक रूप है, और इसके हिसाब से हम अब इनके गुणांकों की तुलना करना ये इसमें पढ़ेंगे, गुणांक से मान ज्ञात करना, रैखिक समीकरण के अलग अलग ज्ञात करेंगे इसमें हम, फिर उनको ग्राफ में भी दर्शाएंगे। तो दो चर वाली रैखिक समीकरण के अनंत हल ज्ञात कर सकते हैं, और नॉर्मली हम इसमें जब हम रैखिक समीकरण है जैसे तो जब हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे तो किसी भी रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है हमेशा एक सरल रेखा मिलती है। मतलब इसमें हम x और y के अलग अलग मान ज्ञात करेंगे, वो निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे, और उनको अगर हम ग्राफ में दर्शाएंगे और उन बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो वो सारे के सारे बिंदु एक ही सरल रेखा पर पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि रैखिक समीकरण से जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होता है, या इसकी एक सरल रेखा बनती है। तो उस सरल रेखा को हमें ज्ञात करना होगा, इसमें जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक सरल रेखा हमें प्राप्त होगी। अब इसके हिसाब से अगर हम इसकी तुलना करते हैं, इसकी प्रश्नावली जैसे कि पहले पढ़ते हैं हम 4.1, तो प्रश्नावली 4.1 में जो सवाल हमें दे रखे इसमें केवल यही दिया हुआ है कि एक समीकरण हमें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बनानी है, रैखिक समीकरण हमें इसमें बना के देनी है। जैसा कि पहला सवाल है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इसमें हमें
उसका मान नहीं दिया हुआ है कि नोटबुक की कीमत कितनी है या कलम की कीमत कितनी है। इसमें कंडीशन दे रखी है कि एक नोटबुक है उसकी जो कीमत है वो कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण हमें बनाना है। अब इसके साथ इसका संकेत भी दे रखा है। अब दोनों की कीमत हमें याद करनी है, दोनों की कीमत हमें पता नहीं है, तो एक की कीमत को x मान लेंगे और दूसरे की कीमत को y मान लेंगे। जैसे मान लीजिए नोटबुक की कीमत x मानते हैं तो कलम की कीमत y होगी, या कलम की कीमत को x मानते हैं तो नोटबुक की कीमत क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। और फिर उसको निरूपित करने के लिए जो शर्त दे रखी है उसके हिसाब से हम उसको जमाएंगे। तो जैसा कि इसमें संकेत में ये दिया हुआ कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x है, फिर हम कलम की कीमत को y मान लेंगे और उसकी एक 2 चर वाली रैखिक समीकरण हम इसमें बनाएंगे। जो प्रश्नावली है 4.1 उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला सवाल है, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो इसका मतलब दोनों चर राशियों को हमें मानना है। तो मान लेते हैं जैसे कि नोटबुक की कीमत को x रुपए मान लेते हैं। माना कि नोटबुक की कीमत बराबर x रुपए। वैसे तो हम एक चर राशि से भी कर सकते हैं इसको। अगर नोटबुक की कीमत x रुपए तो एक चर में हम नॉर्मली जिससे तुलना करते हैं उसकी राशि मानते हैं। मान लो अगर हमें एक चर में समीकरण बनानी होती तो हम कलम की कीमत को जैसे x रुपए मानते तो नोटबुक की अपने आप उसकी दुगनी हो जाती, 2x हो जाती। पर अब हम इसको 2 चर के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए हमने एक राशि को तो x रुपए मान लिया और अब हम कलम की कीमत को मान लेते हैं y रुपए। कलम की कीमत है y रुपए, नोटबुक की कीमत हम x रुपए ले रहे हैं और कलम की कीमत को ले रहे हैं y रुपए। अब इसमें जो कंडीशन दे रखी है उसको निरूपित करते हुए इसको एक रैखिक समीकरण में परिवर्तित करना है। तो नोटबुक की जो कीमत हमें दे रखी है x रुपए और कलम की कीमत हमने मानी y रुपए। तो ये हमें दिया हुआ है कि इसकी कीमत जो है नोटबुक की कीमत वो कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो इसलिए हम इसको जो समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार जो शर्त हमें दी हुई है कि जो नोटबुक की कीमत है x रुपए वो इस कलम की कीमत की 2 गुनी है। इसका मतलब x का जो मान है वो y के दुगने के बराबर होगा, तो x बराबर हो जाएगा 2y। अब अगर हम इसमें y के अलग अलग मान लिखेंगे तो x के हमें उसी के हिसाब से मान प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए पेन की या कलम की कीमत 3 रुपए है तो नोटबुक की हो जाएगी 2 × 3 6 रुपए, या इसकी 5 रुपए है तो इसकी 2 × 5 10 रुपए हो जाएगी। तो ये एक रैखिक समीकरण जो शर्त के हमें दी हुई है उसके हिसाब से हमने इसको बना के लिखा है कि जो नोटबुक है उसकी कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। अब हम इसको जैसे मानक रूप में लिखना चाहें तो इसमें सभी पदों को एक तरफ रखते हैं, इधर 0 रखते हैं दाएं पक्ष में, इस 2y का भी पक्षांतरण कर लेते हैं। तो हम ये x बराबर 2y को इस रूप में भी लिख सकते हैं, x माइनस 2y बराबर 0। अब इसमें कोई अचर पद नहीं है तो इसलिए दाएं पक्ष इसका हमेशा 0 रखते हैं और सारे पदों को एक ही पक्ष में रखते हैं। इस रूप में अगर इसको जमा के लिखते हैं और x बराबर 2y लिख रहे हैं ये उसमें सही माना जाता है। तो अब इसके हिसाब से दूसरा जो सवाल हमें दे रखा है उसमें अलग अलग रैखिक समीकरण हमें दी हुई है चर राशियों में, उसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। मानक रूप का मतलब इस रूप में हम उसको व्यक्त करेंगे और फिर उसमें a b c के मान भी हम लिखेंगे, a का मान कौन सा है, b का कौन सा है या c का मान कौन सा है। तो जो समीकरण हमें दे रखी है उसके हिसाब से हम इसमें तुलना करने के बाद हम उनको मानक रूप में लिखेंगे। तो इसका हम दूसरा सवाल करते हैं, जैसे कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में फिर हमें a, b और c के मान ज्ञात करने हैं। तो जैसे इसका हम पहला सवाल करते हैं, दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरे का जो पहला सवाल हमें दे रखा है 2x + 3y बराबर, अब इसमें कोई संख्या छपी हुई नहीं आगे, जैसे कि अब 2x + 3y लिखा हो, पहला सवाल है 2x + 3y। अब इस बुक में आगे कोई संख्या छपी हुई नहीं, जैसे कोई अचर पद इधर लिखा हुआ नहीं, तो इसमें हम कोई सा भी एक पद प्लस का धनात्मक या कोई सा भी अचर पद हम मान सकते धनात्मक ऋणात्मक। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x + 3y बराबर -4। ये एक रैखिक समीकरण में जैसे मैंने यहाँ -4 लिख दिया, x और y दोनों पद इसी पक्ष में और ये -4 हमने इधर लिखा। अब आपको इस रूप में इसको जमाना है, जैसे कि मानक रूप में लिखना है इसको। तो मानक रूप में लिखेंगे तो इस -4 का भी हम इधर पक्षांतरण कर देंगे।
तो -4 का पक्षांतर इधर करेंगे तो ये -4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y -4 का पक्षांतर करेंगे तो +4 बराबर 0। ये इस समीकरण को ax प्लस by प्लस c के रूप में हम जमा के लिखेंगे। अब जैसे अब इसमें हमको abc के मान भी बताने हैं, तो इसमें a बराबर हो जाएगा 2, ये b का मान है 3 और अचर पद c बराबर है इसमें 4। तो ये इसका हो गया मानक रूप ax प्लस by प्लस c के रूप में इसको हमने लिखा है। ऐसे इसका दूसरा सवाल दे रखा है x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0। सेकंड क्वेश्चन है इसका x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 के बराबर 0। अब इसके सभी पद इधर ही लिखे हुए, जैसे जो मानक रूप होता है वो ax प्लस by प्लस c के रूप में, मतलब सारे पद इधर ही है कि, और यहाँ y के बटा में 5 है, यहाँ ऊपर कोई संख्या नहीं है तो उसका गुणांक हम 1 मानते हैं। x के साथ भी कोई संख्या नहीं है तो इसका गुणांक a लेंगे, और y के ऊपर कोई पद नहीं तो इसको भी हम लिखेंगे a। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मानक रूप में एक तरह से ax हो जाएगा 1x, इसके साथ कोई गुणांक नहीं तो 1x, फिर माइनस 1 बटा 5 और ये y और माइनस 10 बराबर 0। ये इसका मानक रूप हो गया ax प्लस by प्लस c। और अब हमें इसमें से abc के मान बता रहे हैं, तो a का मान 1, b का मान हो जाएगा माइनस 1 बटा 5 और c का मान हो जाएगा माइनस 10। ये इसके आपके a b और c के गुणांक abc के मान हो गए, और ये इसका मानक रूप है। अब कई बार ऐसा होता है कि इसमें एक चर नहीं दे रखा हो तो उसको भी हम ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखेंगे, तो उसके भी अपने 2 उदाहरण का सवाल इसमें दिए हुए हैं। जैसे तीसरे में तो अपने वो तीनों पद दे रखे हैं -2x प्लस 3y। तीसरा सवाल करते हैं इसका, सेकंड का तीसरा क्वेश्चन है जैसे कि -2x प्लस 3y बराबर 6, ये हमें दिया हुआ है। -2x प्लस 3y बराबर 6। अब इसको हमें मानक रूप में लिखना है, तो ये दोनों पद इधर लिखे हुए, तो इस 6 का पक्षांतर हम इधर कर देते हैं, तो मानक रूप हो जाएगा इसका -2x प्लस 3y बराबर 6। ये इधर आएगा तो -6 पक्षांतर करने पे बराबर 0। ये तो इस रूप में हमने लिख दिया ax प्लस by प्लस c के रूप में। अब हम इसके गुणांक लिखते हैं, तो x का गुणांक है -2, y का गुणांक b बराबर है 3 और अचर पद c बराबर -6। तो इस रूप में अगर इसको जमा के लिखेंगे तो ये इसके abc के मान प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से हम सभी सवालों को इस रूप में व्यक्त करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए इसका चौथा सवाल हमें दे रखा है x बराबर 3, x बराबर 3y। इसमें दोनों चर पद ही जगह अचर पद हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले मानक रूप में लिख लेंगे 3y का पक्षांतर इधर करेंगे हम, जैसे कि हो जाएगा x माइनस 3y, मतलब ये ax और by दोनों पद हमें प्राप्त हो गए। अब इसमें अचर पद c हमें दिया हुआ नहीं है, तो वैसे तो समीकरण लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर 0, पर इस मानक रूप में लिखने के लिए हम c को 0 मान लेंगे। तो ये तीसरा जो पद है जो नहीं दिया हुआ उसको हम 0 मान दें, तो x माइनस 3y और प्लस c का मान 0 और ये बराबर 0। ये हो गया x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0। ये इसका मानक रूप हो गया। अब इसको हम गुणांकों के रूप में लिखेंगे, x का गुणांक देंगे वो भी हम 1 मानते हैं जैसे, तो a बराबर 1, b बराबर हो जाएगा -3 और c बराबर 0। ये इसके abc के मान लिखेंगे। अब ऐसे इसका पांचवा सवाल करते हैं, जैसे कि तो पांचवा सवाल हमें दिया हुआ है 2x बराबर -5y। इसमें भी अचर पद हमें नहीं दे रखा है, 2x बराबर -5y। तो इसका मानक रूप लिखेंगे तो इस -5y का पक्षांतर हम इधर करेंगे, तो मानक रूप के हिसाब से अगर हम इसको जमाते हैं जैसे, तो 2x -5y इधर आएगा तो +5y। तो अब इसमें अचर पद नहीं है, तो इस अचर पद को c को हम 0 मानेंगे और ये बराबर 0 आया, तो हम 0 ही लिखेंगे।
तो 2x प्लस 5y प्लस 0 तो ये बराबर 0। अब यहाँ a का मान x का जो गुणांक है वो 2, y का मतलब y का गुणांक b है 5 और अचर पद c बराबर 0। ये दोनों पदों में जैसे अचर पद नहीं दिया हुआ है तो हम इसमें अचर पद को शून्य मान के हल करते हैं। अब इसका अगला सवाल करते हैं वापस, क्वेश्चन नंबर 6 जो छठा सवाल है, जैसे कि 3x प्लस 2 बराबर 0। 3x प्लस 2 बराबर 0। अब इसमें हमें एक चर राशि x दे रखी है और एक अचर पद दिया हुआ y नहीं दे रखा है। इसमें जो मानक रूप होता है उसके हिसाब से x भी आना चाहिए चर पद, y भी होना चाहिए और अचर पद। तो इन दोनों के जैसे गुणांक एक x का गुणांक a है, y का गुणांक b है, इसमें x के स्थान पर जैसे यह गुणांक में 3 है, a का मान तो हमें 3 दिया हुआ है। पर अब इसमें जैसे कि चर राशि y का कोई पद नहीं है, जब कोई पद हमें इसमें नहीं दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए इसमें अचर पद नहीं दे रखा था तो उसमें अचर पद को 0 है। तो इसमें भी जो दूसरा पद हमें नहीं दिया हुआ है उसका गुणांक हम शून्य मान के उसको लिख देते हैं। जैसे अगर इसमें y का मान हमें नहीं दिया हुआ है तो y को हम लिखेंगे 0, क्योंकि y का गुणांक हम 0 मानेंगे, इससे इस समीकरण का मान वही रहेगा। तो जो मानक रूप लिखेंगे हम इसमें 3x प्लस 0y प्लस 2 बराबर 0। ये जैसे x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 0 हो गया, b का मान 0 हो गया और अचर पद 2 हमें इसमें दिया हुआ है। अब हम यहाँ से abc के मान लिखेंगे तो a बराबर 3, b बराबर 0 और अचर पद है c बराबर 2। इस प्रकार से हम इसको abc के गुणांक में व्यक्त करेंगे। जिसका गुणांक हमें नहीं दे रखा है इसका मतलब वो a b और c हो गए। ऐसे इसका अगला क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें दिया हुआ है y माइनस 2 बराबर 0। y माइनस 2 बराबर 0। तो अब इसमें हमें चर पद y दिया हुआ है, x का मान हमें इसमें नहीं दे रखा है, तो इसमें चर पद x को हम 0x लिखेंगे क्योंकि उसका गुणांक हम 0 मानेंगे। देखिए इसका चर पद हो जाएगा, जैसे कि मानक रूप लिखेंगे हम, मानक रूप होगा 0x प्लस y और माइनस 2 बराबर 0। इसमें चर पद x नहीं है इसलिए उसके गुणांक को a को हम 0 मान के लिखेंगे, 0x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ से bc के मान a बराबर 0, b y का गुणांक क्या नहीं है तो हम 1 मानते हैं, तो b का मान हो जाएगा 1 और अचर पद c का मान है माइनस 2। इस प्रकार से हम इसको मानक रूप में लिखेंगे। ऐसे अब इसका लास्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 5 माइनस 2, 5 बराबर 2x। क्वेश्चन नंबर 8 है 5 बराबर 2x। अब इसमें वापस हमें चर पद y नहीं दे रखा है तो y को हम 0y लेके इसको लिखेंगे। जैसे 5 का पक्षांतर हम उधर कर देते हैं, इसको हम धनात्मक ही रखते हैं। जैसे तो मानक रूप जब हम इसका लिखेंगे तो इस पद को उधर ले जाएंगे तो 2x तो धनात्मक रहेगा और 5 उधर माइनस का हो जाएगा, और उसमें y का पद नहीं है तो 2x प्लस 0y, y का गुणांक 0 और माइनस 5 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 बराबर 0। और अब हम abc के मान लिखते हैं तो a बराबर 2, b बराबर 0 और c बराबर माइनस 5। तो इस तरह से हम रैखिक समीकरण को मानक रूप में लिखेंगे और उसका हल ज्ञात करेंगे। जैसे मानक रूप में abc के मान ज्ञात करके हम इसको हल करेंगे। अब इसके बाद हम प्रश्नावली 4.2 के सवालों को हल करेंगे। जैसे कि 4.1 में हमने सवालों को हल किया, उसमें एक तो रैखिक समीकरण हमने बनाए और एक समीकरणों को हमने मानक रूप में लिखा और उनके हमने गुणांकों के a, b और c के मान हमने ज्ञात किए। अब इसके बाद जो हम प्रश्नावली पढ़ेंगे 4.2, उसमें भी रैखिक समीकरण ही हल करनी है, तो उनके मान भी ज्ञात करना सीखेंगे हम इसमें। जैसे एक चर का मान रखते हैं, दूसरा चर हम ज्ञात करते हैं,
इस प्रकार से हम इसके मान भी इसमें ज्ञात करेंगे। और आपको ये मैंने बताया था कि किसी भी दो चर वाली जो रैखिक समीकरण की अगर हम हल लिखते हैं तो दो चर वाली रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, या अपरिमित रूप से अनंत हल कह सकते हैं, अनेक हल कह सकते हैं हम, ये होते हैं। तो इसका जो पहला सवाल हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है, और उसका कारण भी बताना है कि ये सत्य क्यों है। जैसे इसमें एक रैखिक समीकरण हमें दे रखी दो चर में y बराबर 3x + 5 प्रश्नावली है, जैसे कि 4.2 पहला क्वेश्चन है जिसमें रैखिक समीकरण दे रखी y बराबर 3x + 5, और इस रैखिक समीकरण के लिए हमें कंडीशन दे रही कि y बराबर 3x + 5 का, अब ऑप्शन 3 सवाल है, इसमें पास 3 ऑप्शन हो गए एक तरह से। एक अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय का मतलब केवल एक हल। सेकंड कंडीशन दे रखी है केवल दो हल है, और तीसरी कंडीशन है अपरिमित रूप से अनेक हल। मतलब एक रैखिक समीकरण दो चर की रैखिक समीकरण में दी हुई है, और दो चर वाली जो रैखिक समीकरण होती है इसका पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अद्वितीय हल नहीं होता है इसमें, अद्वितीय हल एक चर वाली रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होता है, दो चर वाली जो रैखिक समीकरण होती है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसका भी कारण आपको मैंने बताया था, क्योंकि इसमें जो ये दोनों चर पद है x और y, इसमें युग्म के रूप में इसके हम मान ज्ञात करते हैं। अब इसमें जब हम इसे एक चर राशि का मान प्रतिस्थापित करेंगे, कोई सा भी हम एक राशि का मान लिखेंगे इसमें, मान लीजिए x का मान अगर हम 1 लिखते हैं तो y का एक पर्टिकुलर मान प्राप्त होगा 8 आ जाएगा। इसे अगर हम x का दूसरा मान लिखेंगे, 2 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, अलग अलग मान हम इसमें रखेंगे, तो एक चर राशि के हम अनंत हल इसमें लिख सकते हैं, अनंत मान लिख सकते हैं। तो अनंत मान अगर हम एक चर राशि की लिखेंगे तो दूसरी चर राशि के उसी प्रकार से अनंत हल हमें प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक चर के प्रत्येक मान के लिए दूसरे चर का भी हमें अलग अलग मान प्राप्त होता है, उसके भिन्न मान प्राप्त होते हैं, इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। मतलब प्रत्येक चर के लिए एक मान रखने पर दूसरे चर का हमें अलग मान प्राप्त होता है, इसलिए इसमें हम अपरिमित रूप से इसके अनेक हल मानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात करने। एक रैखिक समीकरण जो दो चर वाली होती है उसके अनंत हल होते हैं, उसमें से हमें 4 हल इनके ज्ञात करने हैं। समीकरण में हमें दे रखी है, उस समीकरण से हम उसके 4 हलों को ज्ञात करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जैसे दूसरा जो सवाल हमें दे रखा है उसमें अलग अलग सवाल है, 3-4 सवाल दिए हुए हैं, 3 सवाल है टोटल, जिसमें हमें एक एक समीकरण के 4 हल ज्ञात करने हैं। और ये हल ज्ञात करने के पश्चात हम हल ज्ञात करेंगे, और जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ वाले सवालों में भी हमें हल सबसे पहले ज्ञात करने पड़ते हैं। तो ये हल ज्ञात करना अच्छी तरह से अपने को आना चाहिए, और हल ज्ञात करने के बाद उसको ग्राफ के रूप में दर्शाएंगे। फिलहाल इसमें तो हम केवल इनके हल ज्ञात करते हैं। जैसे कि अपने को समीकरण दे रखी है, पहले 2x + y = 7। दूसरा सवाल है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + y = 7। ये समीकरण हमें दी हुई है। अब इस समीकरण के अनंत हल हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं, जिसमें से हमें केवल 4 हलों को ज्ञात करना है। अब वो हल कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे इसमें दो चर पद हैं x और y, और ये अचर पर RHS के लिखा हुआ है, तो इसमें दोनों चरों को इसमें अलग अलग कर देते हैं। वैसे मान इधर भी प्रतिस्थापित करके भी पक्षांतरण कर सकते हैं, या इसमें दूसरा ये तरीका है कि हम एक चर को इधर रख देते हैं, दूसरे चर को पक्षांतरण कर देते हैं। तो जिसका पक्षांतरण करेंगे उसके हम अलग अलग मान लिखेंगे, तो अपने को y के भी अलग अलग, या x का लिखेंगे तो y के मान प्राप्त होंगे, और y का मान लिखेंगे तो x के मान में प्राप्त होंगे। तो जैसे कि अब अपने पास है 2x + y = 7 हमें समीकरण दे रखी है, तो इन दोनों चर में से एक चर का हम उधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो ज़्यादातर कंडीशन में हम ये करते हैं कि जिसके साथ कोई गुणांक लिखा हो तो उस गुणांक वाले पद को हम पक्षांतरण कर देते हैं, और अगर हम जैसे y का पक्षांतरण करेंगे तो ये 2 उसके बटा में होगा, तो हमें मान लिखने के बाद उसमें भाग देना पड़ता है। तो हम 2x का अगर पक्षांतरण कर देते हैं तो हमें कोई भाग में कोई संख्या नहीं होगी, इसलिए हम डायरेक्ट हम उसके मान प्रतिस्थापित करके हल ज्ञात करेंगे। तो हम इस 2x का पक्षांतरण उधर कर देते हैं। तो ये जो समीकरण हमें दे रही है 2x + y = 7, अब इस समीकरण को इस रूप में लिख सकते हैं, इस 2x को उधर ले जाएंगे
तो जो अगले समीकरण में लिखेंगे इसको हम इस समीकरण को हल करते समय या तो हम ये साइन लगाते हैं या फिर हम इसको और लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये समीकरण है 2x + y = 7, और का मतलब जैसे या लिख के हम ये लिखते हैं कि इस समीकरण को इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसका हल ये भी हो सकता है y = 7 - 2x, तो और भी लिख सकते हैं या हम हिंदी में या भी लिख सकते हैं, या फिर आपको वो साइन बता रहे हैं कि वो साइन भी लगा सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ वो लिख रहा हूँ फिलहाल, तो y बराबर हो गया 7 - 2x। अब हम इसमें जैसे हमने x का पक्षांतरण किया हुआ है x वाले पद का, तो x के इसमें अलग अलग मान इसमें प्रतिस्थापित करें। तो अब हम x के 4 मान प्रतिस्थापित करेंगे तो y के हमें 4 अलग अलग मान प्राप्त हो जाएंगे। तो मान अपनी मर्जी से हम इसमें लिख सकते हैं, 0 से अनंत तक धनात्मक और 0 से अनंत तक ऋणात्मक अपनी मर्जी से मान हम इसमें प्रतिस्थापित कर सकते हैं। परिमेय या परिमेय कोई सी भी संख्या में इसमें लिख सकते हैं, पर मान हम इसमें बिल्कुल जैसे पूर्णांकों के रूप में लिखेंगे तो अपने हल थोड़ा ठीक रहेगा। जैसे फर्स्ट मान लिख देते हैं, इसमें x = 0 ही लिखते हैं सबसे फर्स्ट मान। तो अगर हम x = 0 लिखेंगे तो y का जो मान हमें प्राप्त होगा वो होगा 7 - 2 × 0, 2x, तो 2 के साथ x गुणा में इसमें 2 × 0 कोष्टक में लिखेंगे जब भी मान हम लिखेंगे। तो यहाँ से जो y का मान प्राप्त होगा 7 - 2 का गुणा 0 से करेंगे 0, तो एक तरह से यहाँ से y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 7। तो x = 0 लिखने से y का मान हमें 7 होगा। तो ये इसका एक हल हो गया, x = 0 पर y का हल 7 हो गया, y का मान 7 हो गया। ऐसे अब हम इसका दूसरा मान x बराबर जैसे दूसरा मान प्रतिस्थापित करें तो x बराबर हम 1 लिख देते हैं। तो x बराबर 1 लिखने से जो y का मान हमें मिलेगा तो y बराबर हो जाएगा y बराबर 7 - 2 × 1। y का मान होगा 7 - 2 × 1, अतः y बराबर हो सकता है 7 - 2 का गुणा 1 से करेंगे तो -2, और अब हम 7 में से 2 घटाएंगे तो y बराबर 5। तो इसका दूसरा हल हो गया y बराबर 5। x बराबर 1 पर y का मान 5 है, ये इसका दूसरा हल 1 और 5 हो गया। पहला हल 0 और 7 है, दूसरा हल 1 और 5। ऐसे हम तीसरा मान इसमें लिखते हैं y बराबर 2 लिख देते हैं, x बराबर 2 लिखने पर जैसे x बराबर हम 2 लिखते हैं तो y का मान हमें मिलेगा 7 - 2 × 2। तो 7 - 2 × 2 का मतलब 2 का 2 से गुणा करेंगे तो y का जो हल प्राप्त होगा वो होगा 7 - 4। तो इसमें y का मान हो जाएगा, तो 0 लिखने पे 7 आया, 1 लिखने पे 2 आया, 5 आया था, और 2 लिखने पे y का मान 3 आ गया। अब एक और मान है x का। अब इसमें हम चाहे तो ऋणात्मक मान या ऋणात्मक संख्या भी लिख सकते हैं। तो एक मान चलो हम ऋणात्मक इसमें लिखकर देख लेते हैं, तो x बराबर -1 लिखते हैं। जरूरी नहीं है ऋणात्मक धनात्मक, कोई सा भी मान अपनी मर्जी से हम ले सकते हैं, परंतु एक माइनस का भी हम इस पर रखकर ले सकते हैं। तो x बराबर -1 रखेंगे तो y बराबर होगा 7 - 2 × -1। कोष्टक में लिखेंगे -1 x की जगह पर। अब यहाँ इसको हम हल करेंगे तो y बराबर होगा 7, माइनस का माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, तो 7 + 2, तो y का मान होगा इसमें 9 आ जाएगा। ये इसमें हमने चारों मान ज्ञात कर लिए। x बराबर 0 लिखने पे ये मान मिला, x बराबर 1 पर 5, 2 पर 3 और -1 रखने से 9 आ गया। अब हम चाहे तो इन चारों मानों को एक सारणी के रूप में भी दर्शा सकते हैं। जैसे हम एक सारणी के रूप में किसी चारों मानों को दर्शा देंगे, यहाँ x और यहाँ y। तो जैसे हमने x का मान फर्स्ट में 0 लिखा था तो y का मान हमें 7 मिला। x का मान 1 लिखने पर y का मान 5, 2 लिखने पर y का मान 3, और -1 लिखा था हमने y का मान है 9। इस प्रकार से हम इसके मान ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने इस समीकरण के 4 हलों को ज्ञात किया। इसी प्रकार से वापस हम एक रैखिक समीकरण अपने को दे रखी है πx + y बराबर 9। πx + y बराबर 9 दूसरी रैखिक समीकरण है जैसे इसको अब हम हल कर लेते हैं। तो सवाल नंबर है दूसरा इसका, πx + y बराबर 9। इसमें भी चर पद x और y LHS में लिख रहे
में बाएं पक्ष में अचर पद का अधम मान रखा हुआ। इन दोनों में से एक चर का पक्षांतरण हम उधर कर देंगे। तो इसमें भी x का गुणांक जैसे कि पाई दिया हुआ है, जिस पाई x का ही हम पक्षांतरण करते हैं, जिसमें x का पद का पक्षांतरण करने से फिर हम x के मान इसको प्रतिस्थापित करेंगे अलग अलग। ये समीकरण में पाई x प्लस y बराबर 9, इसमें हम पाई x का पक्षांतरण कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई x। अब हम इसमें पाई का मान भी नहीं रख रहे, जैसे वैसे तो पाई का मान जैसे कि पाई बटा 7 होता है, परंतु जब हम ग्राफ में दर्शाएंगे तो ग्राफ में जरूर हम मान रखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि उसको हमें संख्यात्मक मान में बदलना है। फिलहाल हम इसको इसी रूप में रख देते हैं। जो मान हमें प्राप्त करेंगे x की जगह मान लिखेंगे तो पाई के रूप में हम इसका हल ज्ञात कर लेंगे। तो फर्स्ट में जैसे हम x बराबर 0 ही लिखते हैं तो y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 0। अब 0 का पाई से गुणा करेंगे ये 0 होगा तो 9 माइनस 0। तो x बराबर 0 लिखने से जो y का मान हमें प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त होगा 9। पाई इंटू 0, पाई का 0 से गुणा किया 0 है तो 9 माइनस 0 का मान 9 है। अब इसे हम वापस x बराबर 1 लिख देते हैं, x बराबर 1 तो y का मान होगा 9 माइनस पाई इंटू 1। अब 1 का पाई से गुणा करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई। ये इसका दूसरा मान। अब इसको हम पाई को पाई के रूप में ही रखेंगे, जैसे इसमें हम पाई का मान नहीं लिखेंगे, 22/7 है 3.14 जो होता है वो फिलहाल हम इसमें नहीं रख रहे हैं, इसको हम इसी रूप में रखते हैं 9 माइनस पाई। अब x बराबर हम इसमें 2 लिखते हैं जैसे कि, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 2। अब माइनस पाई का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई। ये इसका तीसरा हल हो गया। 0 लिखने पे 9, 1 लिखने पर इसका मान आया था 9 माइनस पाई और 2 लिखने पर 9 माइनस 2। एक और मान हम इसका को याद कर लेते हैं, जैसे कि हम इसमें x बराबर हम 3 लिख देते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं प्लस में भी लिख सकते हैं। तो हम इसमें तीनों चारों मान धनात्मक ही ले रहे तीनों मान। तो x बराबर 3 रखने पे y बराबर होगा 9 माइनस पाई इंटू 3। ये हो जाएगा 9 माइनस पाई का 3 से गुणा करेंगे तो 3 का। ये इसके चारों मान हो गए। x बराबर 0 पे 9, 1 पर 9 माइनस पाई, 2 पर 9 माइनस 2 पाई और 3 लिखने पे 9 माइनस 3 पाई। तो अब हम इसकी भी सारणी बना के इनको चारों मानों को दर्शा सकते हैं, x और ये y। जैसे कि x बराबर 0 लिखा तो y का मान हमें 9 प्राप्त होगा। एक तरह से निर्देशांक ही हो गए इनके रैखिक समीकरण। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसी रूप में इनको फिर हम ग्राफ पर दर्शाते हैं। फिर जैसे x बराबर 1 है तो y का मान 9 माइनस पाई, x का मान जैसे 2 लिखा तो y का हो गया 9 माइनस 2 पाई और 3 लिखा तो 9 माइनस 3 पाई। ये इसके चारों मान हमने याद किए। इसी प्रकार से हम अलग अलग समीकरण तरीके होती है उसके हम चारों मान याद करके इसको हल कर सकते हैं। अब जैसे कि तीसरा सवाल, इसमें भी हमें रैखिक समीकरण दे रखी है, x बराबर 4y दिया हुआ है। x बराबर 4y। अब इसमें जैसे कि अचर पर हमें नहीं दे रखा है, x बराबर 4y, तो एक चर LHS में है, दूसरा चर RHS में ही लिखा हुआ है। हम एक चर राशि का मान लिख के दूसरा मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें हम y के अलग अलग मान प्रतिस्थापित कर देंगे, जिससे हमें x के अलग अलग मान प्राप्त हो जाएंगे। तो अब इसमें y के मान लिखते हैं, जैसे तो फर्स्ट में अगर हम y बराबर 0 ही लिखते हैं तो x बराबर 4 इंटू 0, तो x का मान हो जाएगा 4 इंटू 0 तो 0। मतलब y का मान 0 लिखने से x का मान हमें 0 प्राप्त होगा। हम अपनी मर्जी से अलग अलग कोई सा भी मान रख सकते हैं, 0 को जरूरी नहीं है 1 2 अनंत। मैंने आपको बताया था कि हम एक चर के अनंत मान रख सकते हैं, दूसरे चर के भी उसी के हिसाब से अनंत मान प्राप्त होते हैं। अब जैसे कि हम y बराबर 1 लिखते हैं तो x बराबर हमें मिल जाएगा 4 इंटू 1। यहाँ से x का मान हो जाएगा 4 इंटू 1 तो 4। फिर इसी प्रकार से अगर हम y बराबर 2 लिखते हैं तो x बराबर होगा 4 इंटू 2। 4 का 2 से गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा x का 0 लिखा तो y का 0 लिखने से x का हमें 0 मान रहा, तो y का 1 लिखने से x का मान हमें 4 मिला, y का 2 लिखने से x का मान
8 प्राप्त हो रहा है। अब इसी प्रकार से एक और मान लास्ट में देते हैं y बराबर 3। यहाँ से जो हमें x का मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 का मतलब x का मान हो जाएगा 12। ये जो हमने चारों मान लिखे 0 पे 0, x का मान 1 लिखने से, y का मान 1 लिखने से, x का 4, 2 लिखने से 8 और 3 लिखने से इसमें 12 आता है। अब इसको भी अगर हम सारणी में दर्शाएं तो इसकी भी एक सारणी हम बना लेते हैं जिसमें हमने चारों मान ज्ञात किए हैं। x और y, और अब हम इसके जो मान हमने निकाले थे उसके हिसाब से x बराबर, अब इसमें हमने y का मान लिखा था और x का मान प्राप्त किया। y का 0 लिखने से x का 0 आएगा, मतलब y का 0 है तो x का 0। फिर y का लिखने से 1 लिखने से x का मान हमें 4 मिला, y का 2 लिखने से x का मान 8 प्राप्त हुआ, और y का हमने 3 लिखा तो x का 12। ये इस प्रकार से हमने इनके चारों मान के चारों हल ज्ञात किए। अब इसको हम ग्राफ में दर्शाना भी सीखेंगे आगे, इसको हम ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे। निर्देशांक के पेड़ को ग्राफ में दर्शाइए, सीधी रेखा इसमें हमें प्राप्त होगी। अगर सरल रेखा मिलती है तो ही अपना ग्राफ सही होगा, बाकी इसमें ग्राफ हमारा गलत होगा। अब इसका जो तीसरा जो सवाल अब हम हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक रैखिक समीकरण दे रखी है और उसके नीचे अलग अलग ऑप्शंस में हल दे रखे हैं। अपने को बताना है कि वो उसमें से इसका सही हल कौन सा होगा। बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है और कौन कौन इसका हल नहीं है। तो सबसे पहले तो जो समीकरण है वो लिखते हैं हम 4.2 का सवाल नंबर 30, और इसकी जो समीकरण हमें दे रखी है x माइनस 2y बराबर 4। और अब इसके जो अलग अलग ऑप्शंस में इसको हमको हल के रूप में इसका मान दिया हुआ है, x और y के दोनों मान हमें दे रखे हैं। और निर्देशांक में आपको पहले बताया था कि पहला मान होता है वो x का होता है और दूसरा मान जो होता है वो y का होता है। तो इसमें जो पहला मान हमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से इसका पहला मान है 0,2। तब हमें ये याद करना है कि ये 0,2 इस समीकरण का हल है अथवा नहीं है। अब ये हल होने की शर्त ये होगी जब हम x और y के मान इस समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, या x और y के मान अगर हम समीकरण में लिखेंगे तो उसके दोनों पक्ष अगर बराबर हैं तब तो ये इसका हल माना जाएगा, और अगर ये दोनों पक्ष अगर बराबर नहीं आते हैं तो ये इसका हल नहीं होगा। तो हम x और y के मान इसके LHS में लिखेंगे, और LHS में लिखने से अगर हमें हल 4 प्राप्त हो जाता है, बाएं पक्ष में मान रखने पे अगर हमें दायां पक्ष प्राप्त होता है तो ही ये इसके हल माने जाएंगे। तो हम इसके LHS की तरफ मतलब बाएं पक्ष में हम x बराबर 0 लिखेंगे और y बराबर 2 लिखेंगे। x बराबर तो 0 लिखना है और y बराबर 2। पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का। ये निर्देशांक के लिए एक तरह से तो x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर या लिखने पर तो हम x की जगह तो 0 माइनस 2 और y का मान हम लिखेंगे 2। तो ये हो जाएगा 0 माइनस का प्लस से गुणा करेंगे माइनस, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4। तो 0 माइनस 4, और 0 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस 4 में प्राप्त होगा। तो x का मान 0 और y का मान 2 लिखने से इसका बायां पक्ष हमें मिल रहा है -4, जबकि इसका दायां पक्ष 4 दिया हुआ है। इसका मतलब ये 4 -4 के बराबर नहीं होगा, तो ये कह सकते हैं कि 0 और 2 इस समीकरण का हल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं -4 बराबर नहीं है, क्योंकि -4 बराबर नहीं है 4 के, इसलिए 0,2 समीकरण का दी गई समीकरण का हल नहीं है। जो समीकरण हमें दे रही थी उसका हल 0,2 नहीं है। अब ऐसे इसका दूसरा सवाल है जिसमें x का मान हमें दे रखा है 2 और y का 0। सेकंड मान हम रखते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से 2,0, मतलब x का तो 2 लिखेंगे और y का 0 लिखेंगे। तो x का मान 2 और y का मान 0 लिखने से इसका हम हल ज्ञात करते हैं, और ये मान भी हम इसका LHS में नहीं लिखेंगे, बाएं पक्ष में ही लिखेंगे। तो x बराबर 2 और y बराबर 0 रखने पर या लिखने पर तो x का मान 2 लिखेंगे और y का मान 0 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा जैसे कि 2 माइनस 2 इंटू 0, 2 अब -2 का गुणा 0 से करेंगे तो ये 0 2 इंटू 0
जीरो हो जाएगा, और दो में से अगर हम जीरो घटाते हैं तो ये दो, तो x बराबर 2 और y का मान 0 लिखने से बायां पक्ष में जो प्राप्त हो रहा है वो 2 है, जबकि दायां पक्ष इसका है 4। अब हम यहाँ पे भी यही कंडीशन लिख सकते हैं, चूंकि 2 बराबर नहीं है 4 के, इसलिए क्या आता है 2, 0 दी गई समीकरण का हल नहीं है, दी गई समीकरण का हल नहीं है, तो ये भी इसका एक हल नहीं होगा। तो जब हमने पहला और दूसरा माना इसमें रखने पे हमें हल प्राप्त नहीं हुआ। अब ऐसा इसका तीसरा मान हमें दे रखा है 4, 0, तब हम इसका तीसरा मान क्या करते हैं, उससे तुलना करते हैं, मान हमें दिया हुआ है, तुलना करते हैं इससे। तो तीसरा मान है 4, 0, तो x का मान 4 लिखेंगे और y का मान 0 लिखेंगे। वही LHS में x बराबर 4 और y बराबर 0 रखने पर ये हो जाएगा 4 - 2 × 0, 4 - 2 का 0 से गुणा करेंगे 0, 2 × 0 0 हो गया। अब 4 में से 0 घटाएंगे तो ये 4 होगा, तो x का मान 4 और y का मान 0 लिखने से बायां पक्ष में हल कर रहे हैं, उसका मान हमें 4 मिला है, जो कि इसके दाएं पक्ष के बराबर है, मतलब LHS और RHS इसमें बराबर आ रहा है। तो अब हम लिख सकते हैं इस तरह 4 बराबर 4 होगा, मतलब LHS बराबर हो गया RHS के, और जब ये दोनों पक्ष बराबर हो गए तो इसलिए 4, 0 समीकरण का एक हल है। ये 4, 0 इस दी गई समीकरण का एक हल हो गया। अब ऐसे और अलग अलग हमें इसमें मान दे, अगर ये दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो ही हल होगा, बाकी उसका हल नहीं माना जाएगा। अब इसमें जैसे चौथा सवाल है, इसमें अपने को हल दे रखा है √2 और 4√2 दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन है इसका √2 और 4√2, तो इसके LHS में हम x का मान √2 लिखेंगे और y का मान लिखेंगे 4√2। x बराबर √2 और y बराबर 4√2। x बराबर √2 लिखेंगे तो ये √2 माइनस 2 × 4√2, तो √2 का बार बार संख्या नहीं तो रूट वही रहेगा, माइनस का प्लस से गुणा करेंगे, माइनस 2 का गुणा 4 से हो जाएगा, तो 2 × 4 8, और ये √2 इसके साथ में ही रहेगा, तो √2 एक √2 है, तो ये -8√2। एक √2 में से 8√2 घटाएंगे हम, तो गुणांकों को घटाते हैं उसी रूप में इनको घटाते हैं, तो 1√2 - 8√2, तो माइनस बचेगा, बड़ी संख्या माइनस के है, और 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, ये √2। तो इसका जो हमें LHS का जो मान प्राप्त हुआ है -7√2, जो कि इसके RHS के बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि 7√2 माइनस में जो है वो बराबर नहीं है 4 के, इसलिए √2 और 4√2 समीकरण का हल नहीं है। हल नहीं होने का कारण यह होगा इसके दोनों पक्ष हमें बराबर नहीं मिल रहे, तो अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो ही इसका हल माना जाता है। अब ऐसे इसमें लास्ट मान एक और देता है, पांचवा सवाल x का मान 1 और y का मान उसमें 1 देना है। पांचवा क्वेश्चन है इसमें 1, मतलब LHS में x बराबर 1 लिखना है, y बराबर भी 1 लिखना है। x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर ये हल प्राप्त होगा हमें 1 - 2 × 1, तो 1 - 2 का गुणा 1 से करेंगे -2, और अब हम इसमें से बड़ी संख्या माइनस की घटाने पे एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो घटाएंगे, और बड़ी संख्या माइनस की, इसका मतलब है इसका माइनस में होगा, और 2 में से 1 घटाने पर 1, तो इसका जो हमें मान प्राप्त हुआ LHS में बायां पक्ष जो है वो उसका मान है -1, और अब इसका मान -1 जो इस 4 के बराबर नहीं है, चूंकि -1 बराबर नहीं है 4 के, अतः
ए कोमा ए ये भी एक समीकरण का हल नहीं है। तो इसमें हमने जो हल ज्ञात किए पांचों सवालों में इसमें केवल एक ही हल इसका हमें प्राप्त होगा, बाकी सभी इसके हल नहीं होंगे और उसका कारण है कि इसके दोनों पक्ष मान रखने पर बराबर नहीं आएंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर हो तो ही उसका वो हल होना जाएगा। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें अपने को k का मान ज्ञात करना है। एक रैखिक समीकरण दे रखी है और उसमें x और y के मान लिखेंगे और उसमें k पद ये इसका मान हमें ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, k का मान ज्ञात हो या का ऐसे कुछ मान ज्ञात करने होते हैं। जो इसका लास्ट क्वेश्चन है ये भी हम हल कर लेते हैं। 4.2 का चौथा सवाल, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण का एक हल है। अब हल है इसका मतलब x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पे वो समीकरण संतुष्ट होती है, उसके मान को सत्यापित होते हैं एक तरह से उसमें। तो जो समीकरण हमें दे रखी है वो समीकरण दी हुई है 2x + 3y बराबर k। 2x + 3y बराबर k हमें एक समीकरण दी हुई है और इस समीकरण के हल हमें दे रखे हैं x बराबर 2 और y बराबर 1। ये इस समीकरण के हल हमें दिए हुए हैं। और जब x बराबर 2 और y बराबर इसका एक हल है तो इस समीकरण में हम x का मान 2 लिखेंगे और y का मान 1 लिखेंगे और उससे जो मान प्राप्त होगा वही इसमें k का मान हमें मिल जाएगा। तो दी गई समीकरण में हम हल में इसलिए लिख सकते हैं समीकरण में x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर, मतलब x का मान 2 लिखेंगे और y का मान 1 लिखेंगे और उससे जो हमें मान ज्ञात होगा वही k का मान मिल जाएगा। तो 2 × 1 प्लस 2 x का मान 2 है तो 2 × 2 x का मान और 3 y का मान 1 है तो 3 × y और बराबर k। तब हम इसको हल करते हैं तो 2 × 2 ये तो 4 और प्लस 1 का गुणा 3 से करेंगे प्लस से तो प्लस के 3 और बराबर k। तो अगर हम 4 में 3 जोड़ेंगे तो ये जैसे कि 7 हो जाएगा। तो k बराबर जो मान हमें ज्ञात होगा वो 7 प्राप्त हो जाएगा। एक तरह से x बराबर 2 और y बराबर 1 लिखने से हमें k का मान 7 प्राप्त होगा। तो अभी तक जो हमने सवाल किए उसमें रैखिक समीकरण को मानक रूप में लिखना, मानक रूप में लिखने के बाद उसमें से ABC के मान हमने जैसे लिखे थे। इसके बाद हमने 2 चर वाली जो रैखिक समीकरण की उसमें हमने रैखिक समीकरण के अलग अलग हल ज्ञात किए, एक चर का मान रख के दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं। जैसे हमने 4 हलों को ज्ञात किया है और यही हल वापस जब हम ग्राफ वाले सवाल करेंगे तो उसमें भी हमको जरूरत पड़ेगी। फिर ऐसे समीकरण अगर दी हुई है और उसके हल दे रखे तो हमें ज्ञात करना कि ये इसका हल है अथवा नहीं है। ये सवाल हम इसमें हल कर चुके हैं और इसमें हमने x और y का मान लिख के k का मान ज्ञात किया है। अब इसके बाद जब हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ वाले सवाल करेंगे तो उसमें हम ग्राफिकली उनको दर्शाएंगे, उनके मान ज्ञात करके उनको ग्राफ में दर्शाएंगे। यह हम अगली जो क्लास है उसमें हम ग्राफ बनाना सीखेंगे।